बालवन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की अहम खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश में जगह जगह आकाशीय बिजली का कहर जारी है। इस बार गोरखपुर जिले में कई जगह बिजली गिरने की घटना सामने आई है, जिसमें 2 बच्चे और एक बुजुर्ग की मौत हो गई। गोरखपुर के चिलुआताल के मोहम्मदपुर माफी टोले के बच्चे तालाब की तरफ गए थे। इसी बीच बारिश शुरू हो गई और बिजली गिरने से बच्चे झुलस गए। बच्चों को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। वहीं खेत में हरा चारा काटने गए राम लखन की भी बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। कि गोरखपुर जनपद की सदर तहसील में ग्राम मोहम्मद माफी में आकाशीय विद्युत गिरने के कारण कुमारी आंचल 10 वर्ष की और बिट्टू 8 वर्ष के 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और शासन के निर्देशानुसार दोनों बच्चों को 4-4 लाख रुपए दिए जाने हैं और उसकी कार्रवाई प्रचलित है। कल तक उनको ये पैसे मिल जाएंगे। जिले में बिजली गिरने से हुई मौत के बाद सभी को राज्य आपदा मोचन निधि से मुआवजा देने के लिए डीएम ने सचिव एवं राहत आयुक्त को पत्र लिखा है। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। गोरखपुर में कोरोना के चलते 5 लोगों की मौत हो गई। 158 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सोमवार को 5 संक्रमितों की मौत हो गई। इसमें देवरिया और संत कबीर नगर के 1-1 और गोरखपुर के 3 मरीज थे। सोमवार को कोरोना संक्रमण के नमूनों की जांच में 638 नेगेटिव व 158 में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसमें शहर के 89 व शाहपुर थाना क्षेत्र के सर्वाधिक 36 लोग हैं। अब जिले में संक्रमितों की कुल संख्या 13,039 हो गई है। वहीं 162 लोग कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं और 9,963 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। अभी भी 2,914 सक्रिय रोगी हैं। बाजार पूरी तरह खुलने का असर गीडा से लेकर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित टेक्सटाइल सेक्टर पर साफ दिख रहा है। 1,000 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली टेक्सटाइल से जुड़ी फैक्ट्रियों में लॉकडाउन के बाद पहली बार पूरी क्षमता से काम शुरू हो गया है। धागा के साथ कच्चा माल बनाने वाली फैक्ट्रियों को गुजरात, पंजाब से लेकर कलकत्ता की फैक्ट्रियों से मोर्चा लेना आसान हो गया है। मजदूरों की उपलब्धता नहीं होने से अन्य प्रदेशों की फैक्ट्रियां अभी पूरी क्षमता से नहीं चल रही हैं, जबकि बाजार के साथ ही ट्रांसपोर्ट की सुविधा पूरी तरह से शुरू होने के चलते कोलकाता, दिल्ली, जालंधर और सूरत जैसे शहरों में मांग बढ़ गई है। मांग बढ़ने से फैक्ट्रियां लॉकडाउन के बाद पहली बार पूरी क्षमता से चल रही हैं। जो गोरखपुर हमारा क्षेत्र है, जिला है, ये आसपास जो है ये बेसिकली एग्रीकल्चर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल्स है। टेक्सटाइल का भी ये पारंपरिक रूप से ये टेक्सटाइल का एरिया रहा है, तो यहाँ काफ़ी टेक्सटाइल की भी संभावना है बढ़ने की। इंडस्ट्रियल एरिया के बीएन डायर्स फैक्ट्री में बने कपड़ों की आपूर्ति स्थानीय बाजार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका तक में होती है। फैक्ट्री में सभी कामगार आ चुके हैं। मांग बढ़ने से काम पूरी क्षमता से हो रहा है। फैक्ट्री के मालिक विष्णु अजीत सरियार ने कहा कि मांग में काफी सुधार हुआ है। दक्षिण अफ्रीका को एक्सपोर्ट होने वाले कपड़े की डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये गोरखपुर क्षेत्र ये काफी एक बड़ा बाजार है। इससे जो बिहार के काफी क्षेत्र जुड़े हुए हैं तथा ये नेपाल से भी जुड़ा हुआ है और खुद अपने आप में गोरखपुर के आसपास का जो है कम से कम 10 से 15 जिले हैं गोरखपुर के बाजार पे निर्भर है। तो एक बहुत बड़ा बाजार है, तो निश्चित रूप से निवेशकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। तो अगर इस एरिया में इंडस्ट्री लगाते हैं तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि पे कॉस्ट कमी होगी और उससे उनको फायदा मिलेगा। नवरात्र से लेकर वैवाहिक सीजन को लेकर काफी उम्मीदें हैं। पूरी क्षमता से काम हो रहा है। गोरखपुर में दिल्ली और मुंबई की फैक्ट्रियों के मुकाबले का शर्ट पैंट तैयार हो रहा है। जापान से मशीनें मंगाई हैं। जल्द ही टी शर्ट, जींस, लोवर आदि का उत्पादन भी होने लगेगा। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। सुरक्षा बल ने गोरखपुर में भले ही जमीन पर अवैध बस्ती नहीं बसने दी है, लेकिन उनके दफ्तर के सामने ही झुग्गी झोपड़ियां स्थापित हो गई हैं। यहाँ बसे लोगों का ठिकाना स्टेशन और ट्रेनें ही है। इसके बाद भी उन्होंने झोपड़ियों को हटाने की कोई पहल नहीं की। यही नहीं, जिला प्रशासन और नगर निगम भी मूक दर्शक बना हुआ है। रेलवे स्टेशन के सामने स्थापित झुग्गी झोपड़ियां वर्षों पुरानी हैं। धीरे धीरे लोग खाली भूमि पर झोपड़ी डालते गए। रेलवे प्रशासन का तर्क था कि झोपड़ियां उनकी भूमि पर नहीं हैं। वहीं नगर निगम भी मूक दर्शक बना हुआ है। रेलवे में
जो अनऑथराइज इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए समय समय पर हम लोग अभियान चलाते हैं। मूल रूप से इसका सर्वे रेलवे का इंजीनियरिंग विभाग करता है। इंजीनियरिंग विभाग करने के बाद वो अभियान तय करता है, हम उसमें असिस्ट करते हैं, जो भी मैन पावर होती है हम प्रोवाइड कराते हैं। तो हर साल ये अभियान चलते रहते हैं। पिछले साल जैसे 2019 में जो अभियान चला था उसमें हमने लगभग 400 के आसपास इस तरह के इंक्रोचमेंट हटाए थे। और इस साल भी चूँकि कोविड की वजह से उस तरह के अभियान नहीं चले हैं, तब भी लगभग 200 से अधिक अतिक्रमण इस तरह के हटाए जा चुके हैं। और भविष्य में भी इसकी एक बृहद प्लानिंग अब करके और इस तरह के जो भी इंक्रोचमेंट है वो हटाए जाएंगे। अतिक्रमण के खिलाफ प्रक्रिया के तहत अभियान चलाया जाता है। रेलवे सुरक्षा बल की टीम चयनित स्थलों पर ही ये अभियान चलाती है। रेलवे स्टेशन परिसर और रेल लाइन के किनारे रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण की सूचना इंजीनियरिंग विभाग से मिलती रहती है। गोरखपुर में कोरोना संक्रमण की वजह से करीब 5 महीने से बंद चल रहे तहसील दिवस का आयोजन आज से शुरू हो गया है। इसे लेकर अगले 3 महीने तक के लिए तहसील दिवस का रोस्टर जारी कर दिया गया है। डीएम के विजयन पांडियन ने आज चौरी चौरा तहसील दिवस की अध्यक्षता की। आज आयोजित होने वाले तहसील दिवस को लेकर कोरोना संक्रमण की वजह से विशेष सतर्कता बरती जाएगी। सभी तहसीलों में सभागारों की जगह खुले स्थान पर आयोजन होगा। एक दिवस पर 50 फरियादियों की ही सुनवाई होगी। टोकन सिस्टम लागू रहेगा। फरियादियों को अनिवार्य तौर पर मास्क और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना होगा। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। पहला समाधान दिवस है, लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई। लगभग 25 के आसपास शिकायतें आई। ज़्यादातर शिकायतें भूमि विवाद के संबंध में है, पैमाइश के संबंध में है। और कुछ लोग अपना अटेस्टेशन वगैरह कुछ कराने आए थे। बाकी ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है कि समाधान दिवस आपके जो हम कार्य करते हैं, तहसील का जो कार्य करते हैं उसका बेसिकली एक रिफ्लेक्शन होता है। तो हम गाँव में गए हैं, गाँव में जा रहे हैं, इसका बहुत अच्छा प्रभाव ये है कि लोग यहाँ पे टर्न अप कम हो रहे हैं। गाँव में ही लोगों की शिकायतों का समाधान हो जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान अब उनके लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। अयोध्या में संतों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हनुमानगढ़ी के द्वार पर दर्जनों संतों और महंतों ने चंपत राय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संतों ने चंपत राय के बयान को अयोध्या और श्री राम का अपमान बताते हुए उन्हें ट्रस्ट से हटाने की मांग की है। रविवार शाम को चंपत राय ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के पक्ष में बयान देते हुए कहा था कि अयोध्या में किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया है जो उद्धव ठाकरे के अयोध्या आने पर रोक सके। उनके इसी बयान को अयोध्या के साधु संत ने भगवान श्री राम का अपमान बताया है। ने जीरा खाया है जो गंगा को रोक सके। तो यहाँ अयोध्या में ऐसा कौन है जिसकी माँ ने इतना जीरा खाया है, उसका ऐसी संतान पैदा हुई है जो उद्धव ठाकरे को घुसने से रोक। दुर्भाग्यपूर्ण अयोध्या से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, चंपत जी का बयान है कि अयोध्या के धरती के माई का लाल को ऐसा पैदा नहीं हुआ जो शिवसेना प्रमुख को अयोध्या आने से रोक सके। मतलब भगवान श्री राम को चुनौती, चंपत राय सीधे भगवान श्री राम को चुनौती देने का कार्य किया है। इसके नाते हमारा विरोध है कि ऐसे लोग को ट्रस्ट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अयोध्या से साधु संत ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को ट्रस्ट से हटाया जाए। चंपत राय ने बयान देकर भगवान श्री राम को चुनौती देने का कार्य किया है। इस प्रकार की भाषा बोलने वाले को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया है। ऐसे शब्द बोलने वाले को अयोध्यावासी देखना तक पसंद नहीं करते। सरकार लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा और उत्पीड़न को लेकर भले ही तमाम नियम और कानून पारित कर रही है, लेकिन गैंगरेप की घटनाओं पर नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो गया है, जिसकी गवाही बलिया के फेफना इलाके में हुए गैंगरेप का वायरल वीडियो दे रहा है। बलिया के फेफना थाना इलाके का यह वीडियो वायरल है। एक बच्ची अपनी असीमता को बचाने की गुहार लगा रही है। घटना का यह वीडियो विचलित करने वाला है। एसपी बलिया की माने तो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों द्वारा एक लड़की के बलात्कार की घटना को संज्ञानित किया गया, जिसके संदर्भ में थाना फेफना में घटना से संबंधित अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तथ्यों का पता किया गया। संपूर्ण विधिक कार्यवाहियां की जा रही हैं। इस मामले में आईपीएस अमिताभ ठाकुर आईजी सुरक्षा ने भी ट्वीट के साथ ऑनलाइन तहरीर दिया है। बलिया से नरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।
गोरखपुर शहर के पौष इलाके में बारिश के बाद सड़क तालाब बन गई है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विरोध का नया हथकंडा मिल गया है। कार्यकर्ताओं ने जाल लेकर सांकेतिक रूप से मछली मारकर अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ता सड़क पर जाल लेकर उतरे और मछली मारने लगे। उन्हें सड़क पर मछली मारता देख आने जाने वाले लोग भी हैरत में पड़ गए। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश के बाद चारों ओर पानी लग गया। बेतिया हाता जैसे पास एरिया में भी सड़कों पर पानी भर गया, जिसके खिलाफ कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं के साथ बेतिया हाथा में तालाब बनी सड़क पर पहुंच गए और जाल से सड़क पर मछली पकड़कर सांकेतिक विरोध जताया। गोरखपुर है, ये मुख्यमंत्री जी का शहर है और हम लोगों को कहीं से भी नहीं लगता है कि हम लोग मुख्यमंत्री जी के शहर में रह रहे हैं। 2 घंटा की मूसलाधार बारिश में ही गोरखपुर नगर निगम की पोल खुल गई है। जो नगर निगम करोड़ों रुपए सफाई पे खर्च करता है, नाली नाला सफाई पे खर्च करता है, उसका हाल ये देखिए कि चारों तरफ पानी लगा हुआ, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ, आधा से ज़्यादा शहर डूबा हुआ है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नगर निगम के आला अधिकारियों को शहर की हालत से कोई लेना देना नहीं है। करोड़ों रुपए नाला नाली के सफाई पर नगर निगम खर्च कर रहा है, लेकिन घंटे भर की बरसात से ही गोरखपुर नगर निगम की पोल खुल जाती है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ने लगी है। ऑक्सीजन खपत बढ़ने के कारण आपूर्ति दे पाने वाली फर्मों पर दबाव बढ़ गया है। ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी का दम न घुटे, इसके लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहा है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन का बैकअप होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसे और बढ़ाने के तरीकों पर लगातार विचार चल रहा है। कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लिक्विड ऑक्सीजन आपूर्ति बनाए रखने के लिए कंपनियों से बात चल रही है। मेडिकल कॉलेज में इन दिनों 500 जंबो सिलेंडर की मांग प्रतिदिन है, जबकि पहले यह 250 से 300 के करीब थी। जंबो सिलेंडर का बैकअप 622 सिलेंडर से बढ़कर 1200 करने की तैयारी है। ऑक्सीजन 48 घंटे बैकअप करने के लिए निर्देश था। हम लोग का अभी तकरीबन 1000 बेड L2 L3 मिलके चला रहे हैं कोविड हॉस्पिटल में। उसके लिए अराउंड 2000 जंबो सिलेंडर का ज़रूरत पड़ेगा। अभी इसका 48 घंटे का बैकअप के लिए अभी हमारा पास 2-3 फॉर्म काम करता है गीडा में। एक मोदी फॉर्म है, एक जायसवाल का फॉर्म है और एक गुप्ता जी का फॉर्म है। उन लोग का लिक्विड ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, उसकी व्यवस्था हम लोग कर लिए हैं। अभी हम लोग का जो कितने सप्लाई है उसको 2 गुना सप्लाई गोरखपुर के लिए तो मिल गया है और बाकी लगातार सप्लाई जारी रखने के लिए हम लोग योजना बना रहे हैं ताकि 48 घंटे का बैकअप हमेशा हमारा पास बना रहेगा। मेडिकल कॉलेज के साथ ही अन्य चिकित्सालयों में भी आपूर्ति की समस्या होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। आपूर्ति सामान्य रहे, इसके लिए गीडा में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। लॉकडाउन के बाद पहली बार सरकार के निर्देश पर तहसील में होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस में कुशीनगर और बस्ती में भारी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इकट्ठा हुए। कोरोना के चलते प्रधानमंत्री द्वारा देश में लॉकडाउन करने की घोषणा की गई थी, लेकिन धीरे धीरे स्थितियों को सामान्य बनाने और जनता की समस्या के समाधान के लिए केंद्रों को शर्तों के अनुसार खोला जा रहा है। इस क्रम में लॉकडाउन के बाद पहली बार समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर तहसील आए। लॉकडाउन खुलने के बाद जमीन के मामला को लेकर के पहली बार आया हूं और अपना मैं आवेदन पत्र दे दिया। अब वो क्या कार्रवाई होती है ये देखा जाएगा। तहसील दिवस क्योंकि लॉकडाउन था, बहुत दिन से तहसील दिवस की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब पहली बार तहसील दिवस खुला है तो आज आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। अपनी समस्या तहसील दिवस अधिकारी के महोदय रखे हैं और उन्होंने उसका त्वरित निस्तारित करने के लिए आश्वासन दिया है। आप यहाँ देख रहे हैं तहसील सदर में हम लोगों ने खुले में टेंट के नीचे लगाया है। सभी अधिकारी बैठे हैं, जो भी शिकायत करता है वो आ रहे हैं। टोकन सिस्टम भी यहाँ लागू किया गया है। लोग अपना टोकन लेके आते हैं और क्रमवार तरीके से आते हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करी गई है कि जिससे कि डिसइंफेक्शन किसी भी तरह से हम लोग करा सकें उनको। जहाँ तक की शिकायतों की बात है, इस समय तक 115 शिकायतें आ चुकी हैं, जिसमें 12 का मौके पर निस्तारण किया जा चुका है। बाकी जो अवशेष शिकायतें हैं उसमें जैसी शिकायत उसके हिसाब से टीम को डिप्यूट करके स्तरीय निरीक्षण कराया जाएगा और उसको भी 1 सप्ताह में सभी समस्याओं को, शिकायतों को निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। 6 माह बाद आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस को लेकर रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। समाधान दिवस में आए लोगों ने आवेदन के माध्यम से समस्या के निराकरण की गुहार लगाई है।
समाधान दिवस शुरू होने से फरियादियों में यह उम्मीद जगी है कि लंबे समय से जिन समस्याओं से वो जूझ रहे थे उनका समाधान होगा। बस्ती से राजकुमार के साथ दिनेश कुमार तिवारी, कुशीनगर। योगी सरकार में कई स्थानों के नाम बदले जा चुके हैं और इस बार आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलने का निर्णय हुआ है। इस फैसले को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी अपना समर्थन दिया। आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखने के योगी सरकार के फैसले का अखाड़ा परिषद ने समर्थन किया है। अखाड़ा परिषद का मानना है कि मुगलों ने देश में आतंक फैलाया, आतताई थे, इसलिए उनके नाम पर भारत में कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जो भी इमारतें और स्मारक मुगलों के नाम पर हैं, उनका नाम बदला जाना चाहिए। मुगल हमारे आदर्श नहीं हो सकते, ये बात सत्य है। हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी हो सकते हैं। हमारे यहाँ तमाम ऐसे महान विभूतियों का जन्म हुआ जो सनातन परंपरा और हमारे देश के लिए बलिदान दिए। मुगलों ने तो यहाँ आतंकवाद फैलाया, आतताई थे मुगल, तो उनके नाम पे अब वास्तव में कोई भी चीज़ भारत में नहीं होनी चाहिए। जो है उसको हटा करके नया नाम दिया जाए। जो देश के लिए मरे हैं उनका नाम होना चाहिए। मुगलों के नाम हटाकर सनातन परंपरा जुड़े और देश के बलिदानियों के नाम पर स्मारकों का नाम रखे जाने के फैसले का समर्थन संत समाज भी कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के द्वारा उद्धव ठाकरे के समर्थन में दिए गए बयान पर अखाड़ा परिषद ने भी आपत्ति जताई है और चंपत राय के बयान को अहंकारी कहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का समर्थन करना अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को भारी पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल उनके बयान का संत समाज पूरी तरह से विद्रोह कर रहे हैं। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि इस बयान से प्रतीत होता है कि चंपत राय को अहंकार हो गया है और उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के पुराने नेता हैं। उद्धव ठाकरे से संत महात्मा तभी से नाराज हैं जब पालघर की घटना हुई। हमारे 2 संत उनके ड्राइवर को वहाँ के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में दरंदगी तरीके से पीट के मारा गया, दौड़ा के मारा गया। आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उद्धव ठाकरे से मेरी स्वयं बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि महाराज जी आप लोग चिंता न करें, कार्रवाई करेंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। संत इसीलिए आवेश में है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या के बाद से ही साधु समाज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे हैं और ऐसे में यह बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है। महाराजगंज में कोरोना महामारी के बीच शासन के आदेशों का पालन करते हुए संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। शिकायतकर्ता की कोविड-19 की जांच के साथ यह आयोजन फरेंदा तहसील के पटवा मैरिज हॉल परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें अधिकारियों की तहसील के सुदूर क्षेत्रों से आए शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुनी। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सावधानी पूर्वक संपन्न किया गया। जिला अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का उपयोग में संपूर्ण समाधान दिवस में आम पब्लिक की शिकायतों का निस्तारण का कार्य किया गया है। लगभग 5 महीने के बाद तहसील दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोगों ने ओपन स्पेस का जैसा शासनादेश में आया था वो ओपन स्पेस में किया जा रहा है। जितने भी फरियादी आ रहे हैं उनको स्वेच्छा से उनका कोविड एंटीजन का टेस्ट भी कराया जा रहा है, जिससे कि वो आश्वस्त हो जाएं कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। और साथ ही समस्त जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ मौजूद हैं जो पूरे प्रोटेक्शन के साथ आए हुए हैं, जिससे कि कोविड के संक्रमण से भी बच सकें। भारत से नेपाल प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद प्याज लदे ट्रकों को बॉर्डर पर रोका गया है। प्याज के बढ़ते दाम को देखते हुए भारत सरकार ने नेपाल में प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने प्याज के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। आदेश के बाद प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। देश भर में प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगने के मद्देनजर उसके नेपाल सहित सभी देशों में निर्यात पर रोक लगा दी गई है। आदेश आने के बाद सुनौली सीमा पर प्याज लदे ट्रकों की एंट्री प्रतिबंधित कर दी गई है। जो प्याज लदे ट्रक सीमा पर पहुंच गए थे उन्हें कस्टम विभाग व एसएसबी द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।